पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जाएंगी। पशुओं के उपचार व टीकाकरण सेवाओं में समयबद्धता लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से 15 करोड़ की लागत से सभी पशु संस्थाओं के कंप्यूटरीकरण का मेरा प्रस्ताव है। पिछले बजट में मैंने महिलाओं द्वारा एक दुधारू पशु की खरीद पर 1 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। वर्ष 2025-26 में स्थापित कुल 943 डेयरियों में से 316 डेयरी इकाइयां महिलाओं द्वारा लगाई गई हैं। डेयरी विकास में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से 100 पशुओं तक की क्षमता वाले आधुनिक डेयरी फार्मों की स्थापना हेतु एक नई योजना 2026-27 में लागू करने का भी मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, वन हेल्थ के अनुसार मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वास्थ्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। किसी एक में परिवर्तन अन्य दो पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए हिसार में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2021-22 में शुरू की गई हर हित स्टोर योजना के तहत कुल 1327 स्टोर खोले जा चुके हैं। मार्च 2026 तक इनकी संख्या 1400 हो जाएगी। इनमें से 768 स्टोर मुद्रा लोन लेकर खोले गए हैं। वर्ष 2026-27 में 700 नए हर हित स्टोर खोलने का मेरा प्रस्ताव है। इसलिए इस वर्ष स्वयं सहायता समूह सीएम पैक्स तथा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों को हर हित स्टोर खोलने में प्राथमिकता दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, 4 वर्षों के अनुभव के उपरांत फ्रेंचाइजी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से पंचायत की जमीन पर पोर्टेबल कैबिन की व्यवस्था, एक्सपायर उत्पादकों हेतु नई नीति तथा यूरिया और डीएपी की बिक्री एवं जन औषधि केंद्र के रूप में काम करने की सुविधा दी जाएगी। इस योजना की सफलता यहां से आंकी जा सकती है कि हर हित योजना से वर्ष 2021 से वर्ष 2025 के बीच कुल 1000 करोड़ का कारोबार हुआ था, जो वर्ष 25-26 में बढ़कर 2000 करोड़ का अनुमानित है। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में पैक्स की उपविधियों में आवश्यक संशोधन कर उन्हें बहुउद्देशीय पैक्स एम पैक्स के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है। राज्य में कार्यरत सीएम पैक्स के उपविधियों बायलॉज में संशोधन करके इनको भी एम पैक्स के समक्ष किया जाएगा, जिससे उनकी कार्यप्रणाली, क्रियात्मक अधिकारिता तथा एम पैक्स को उपलब्ध विभिन्न योजनाओं एवं लाभों तक समान रूप से पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, रोहतक स्थित कोऑपरेटिव मैनेजमेंट सेंटर को कोऑपरेटिव कॉलेज के तौर पर विकसित करने के लिए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, ताकि इसे त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से जोड़ा जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, किन्नू उत्पादक किसानों के लिए सिरसा में एक जूस प्रसंस्करण संयंत्र का प्रावधान मैंने पिछले बजट में किया था। इसके लिए वीटा प्लांट सिरसा में चिन्हित 3 एकड़ जगह पर 25 करोड़ की लागत से पीपी मोड पर 10,000 मीट्रिक टन किन्नू और 12,000 मीट्रिक टन अन्य फलों के जूस का प्लांट 2026-27 में उत्पादन शुरू कर देगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में आज 6 मिल्क प्लांट हैं। वर्ष 2026-27 में हरियाणा डेयरी विकास शहरी संघ लिमिटेड द्वारा 300 करोड़ की लागत के 5 लाख लीटर प्रतिदिन दूध प्रोसेसिंग क्षमता वाले 2 नए प्लांट रेवाड़ी तथा अंबाला में लगाए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के बजट में मेरे द्वारा प्रस्तावित 350 नए वीटा बूथ खोलने का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा। अब वर्ष 2026-27 में 2000 नए वीटा बूथ मिल्क बार खोलने का मेरा प्रस्ताव है। साथ ही वीटा बूथ आवंटन नीति में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 20% आरक्षण का लाभ इसमें दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, खाद्य पदार्थों की उत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 8 नई व्यापक एकीकृत खाद्य प्रयोगशालाएं हिसार, नारनौल, सिरसा, जींद, यमुनानगर, रोहतक, फरीदाबाद व गुरुग्राम में स्थापित की जाएंगी। इनमें से 2 प्रयोगशालाएं वर्ष 2026-27 में स्थापित करने का लक्ष्य है,
जिनके लिए मैं 24 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूं। इस प्रकार करनाल एग्रोमाल में 8 करोड़ रुपए की लागत से NABL सर्टिफाइड दुग्ध एवं खाद्य पदार्थ परीक्षण लैब स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, विभाग की सभी योजनाओं हेतु वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आवंटित राशि को 4.40% से बढ़ाकर के 4,0609.88 करोड़, बागवानी विभाग को की आवंटित राशि को 0.86% से बढ़ाकर 1,176.91 करोड़, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की आवंटित राशि को 23.31% से बढ़ाकर 2,290.57 करोड़, मत्स्य पालन विभाग की आवंटित राशि को 14.83% से बढ़ाकर 242.41 करोड़, सहकारिता क्षेत्र की आवंटित राशि को 70.36% से बढ़ाकर 1,970 करोड़ का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, सिंचाई भविष्य में जल की उपलब्धता कम होने की चुनौती से निपटने की आवश्यकता के चलते अब सिंचाई विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। वर्ष 1976 में प्रारंभ की गई दक्षिण हरियाणा के लिफ्ट कैनाल सिस्टम की मुख्य नहरों के लिए वर्ष 2014-15 में 451 पंप थे। तब ये सभी लगभग 35 वर्ष पुराने थे। आज तक इनमें से 444 पंपों का नवीनीकरण किया जा चुका है, जिससे इनकी क्षमता वर्ष 2014-15 में केवल 40% तक रह गई थी। वो आज बढ़कर के 95% से अधिक हो गई है। अब केवल 7 पंप वर्ष 1991 से पहले के हैं। वर्ष 2026-27 में इन सभी 7 पंपों को भी नए पंपों में बदलने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2026-27 में 1500 किलोमीटर नहरों की लाइनिंग के पुनर्वास का मेरा प्रस्ताव है, जिनमें भाखड़ा मेन ब्रांच, सिरसा ब्रांच, NBK लिंक चैनल, भालोट सब ब्रांच तथा हावड़ी सब ब्रांच सहित लगभग 70 अन्य नहरें शामिल हैं, जिनका पुनर्वास किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा संकल्प है कि वर्ष 2031 तक पूरे प्रदेश में एक भी नहर ऐसी नहीं होगी जिसकी लाइनिंग का पुनर्वास शेष रह जाएगा। सभी का करने का काम किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण अति दोहित क्षेत्रों में जल दोहन को नियंत्रित करने के साथ साथ शुल्क से प्राप्ति राशि का प्रयोग नई जल संरचनाओं एवं वर्षा जल संचय हेतु करता है। वर्ष 2026-27 में HWRA द्वारा 125 करोड़ की नई जल संरचनाओं के लिए दिए जाने का मेरा लक्ष्य है। माननीय अध्यक्ष जी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रोग्राम के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकल सिंचाई प्रणालियों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2026-27 में 1.25 लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। साथ ही 2200 नए ऑन फार्म वाटर टैंक्स का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश की सभी पंचायतों से आग्रह करके हर जिले में कम से कम 100 गांवों में 2 से 10 एकड़ पंचायती भूमि पर ग्राम पंचायत को अनुदान राशि तथा HWRA के सहयोग से वाटर बॉडीज बनाने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, जल के कुशल एवं समान वितरण के लिए सकाडा प्रणाली, हथनी कुंड बैराज तथा JLN पंप हाउस सालावास की स्थापना की जा चुकी है तथा 180 स्थानों पर रियल टाइम डाटा एक्वेशन सिस्टम RTDS कार्यरत हैं। इन आधुनिक संचालन तकनीकों को आगे बढ़ाते हुए 20 अतिरिक्त स्थानों पर सकाडा तथा 400 स्थानों पर RTDS स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है। विस्तृत तकनीकी समीक्षा के उपरांत पत्थर संरचनाओं के डिजाइन को BIS स्टैंडर्ड्स के अनुरूप संशोधित किया जाएगा, जिससे बाढ़ सुरक्षा कार्यों की स्थायित्व अवधि में वृद्धि होगी। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा स्टेट माइनर इरिगेशन द्वारा
कई स्थानों पर ट्यूबवेल लगाने के लिए भूमि ली गई थी। इसके बंद होने के पश्चात यह भूमि सिंचाई विभाग को हस्तांतरित की गई है। मेरा प्रस्ताव है कि किसी किसान के खेत में स्थित ऐसी कोई भूमि जो सार्वजनिक उपयोग में नहीं लाई जा सकती, उसे कलेक्टरेट पर मूल भूस्वामियों को लौटाने की नीति बनाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 5,614.06 करोड़ को 14.83% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 6,446.57 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, पब्लिक हेल्थ में अब पब्लिक हेल्थ विभाग से संबंधित बजट प्रावधानों को मैं बताना चाहूंगा। वर्ष 2026-27 में ग्रामीण इलाकों में पब्लिक पेयजल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए महाग्राम योजना के तहत 10 महाग्रामों नामतक गंगवा, खर्ल, फतेहपुर, सीसवाल, सिवान, डांड, ददलाना, चुकलाना, धोज और जमालपुर में शहरी इलाकों की भांति 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़ा करके 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, शहरी क्षेत्रों में नई 150 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन भी बिछाने का मेरा प्रस्ताव है। विभिन्न उद्योगों, विद्युत संयंत्रों व सिंचाई के लिए उपचारित वेस्ट वाटर का अधिक उपयोग करने के लिए एक महत्वाकांक्षी नीति बनाई गई है, जो कि शुद्ध जल की मांग को भी कम करेगी तथा उद्योगों को सस्ता पानी उपलब्ध कराने में सहायक होगी। मेरा विश्वास है कि 31 दिसंबर 2028 तक 100% रिसाइकल्ड वेस्ट वाटर का उपयोग गैर उपभोग्य परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। प्रदेश में कुल 4,134 वाटर वर्क टैंक हैं। कुछ जिलों में भूजल ऊपर आने से पेयजल प्रदूषित होने लगा है। विभाग ने 446 टैंकों को वर्तमान ईंट लाइनिंग से बदलकर आरसीसी लाइनिंग में परिवर्तन करने के लिए चिन्हित किया गया है। वर्ष 2026-27 के दौरान 5 जिलों हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी व चरखी दादरी के 44 टैंकों को आरसीसी लाइनिंग में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 5,469.22 करोड़ को 8.10% से बढ़ा करके वर्ष 2026-27 में 5,912.02 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, मानव विकास किसी भी सशक्त और समावेशी समाज की आधारशिला होता है। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और अनुवांछित कौशल सिखाने तथा खेल खेलने के अवसर, इन सभी की उपलब्धता सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए इन क्षेत्रों के सभी विभागों के बजट प्रस्तावों को एक जगह प्रस्तुत कर रहा हूं। इन क्षेत्रों के हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठकों में मुझे 122 सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 88 सुझावों को मैंने आज के बजट में सम्मिलित किया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक मॉडल संस्कृत विद्यालय खोलने की मेरी पिछली बजट घोषणा के अनुपालना में आज तक 25 राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शुरू हो गए हैं। वर्ष 2026-27 में 250 विद्यालयों को सीएम एक्सलेंसी एंड अर्ली इंग्लिश CMEE विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा। ये मेरा प्रस्ताव है। हर कक्षा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से शिक्षा देने वाले ये विद्यालय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में घोषित 615 नई स्टेम लैब में से अब तक 391 स्टेम लैब बना दी गई हैं। वर्ष 2026-27 में 250 अन्य विद्यालयों में 25 करोड़ की लागत से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। राजकीय विद्यालयों में फ्रेंच भाषा पढ़ाने की मेरी पिछली बजट घोषणा के अनुरूप 60 अध्यापकों को फ्रेंच भाषा में
प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वर्ष 2026-27 में जर्मन व जापानी भाषाएं पढ़ने की सुविधा देने के लिए 100 अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में मैंने प्रत्येक जिले में एक राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी इन स्पोर्ट्स के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा था। वर्ष 2026-27 में शेष 3,328 राजकीय उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान के विकास हेतु 1 लाख प्रति विद्यालय देने का मेरा प्रस्ताव है। स्वयं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 6ठी से 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को विभिन्न तकनीकी संस्थाओं का भ्रमण कराए जाने की घोषणा के क्रियान्वयन से 186 विद्यार्थियों को इसरो और DRDO जैसी संस्थाओं का भ्रमण करवाया गया है। आगामी सत्र में इसे जारी रखने के लिए कक्षा 11वीं के 100 विद्यार्थियों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण कराया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, गत वर्ष मैंने 6 जिलों में दोहरी पाली में चल रहे स्कूलों को एकल पाली में चलाए जाने का प्रस्ताव रखा था। मैंने कहा था कि यदि यह प्रयोग सफल रहा तो बाकी जिलों में दोहरी पाली में चल रहे स्कूलों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे 12 में से 7 विद्यालयों को एकल पाली में परिवर्तित किया जा चुका है तथा बराड़ा, भुन्ना तथा कुरुक्षेत्र में स्थित 3 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को 31 मार्च 2026 तक एकल पाली में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब वर्ष 2026-27 में भिवानी, करनाल, फरीदाबाद, नूंह, पंचकुला, पानीपत तथा पलवल जिलों में दोहरी पाली में चल रहे 25 विद्यालयों को एकल पाली में परिवर्तित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, विद्यार्थियों में व्यावसायिक तथा उद्यमिता संबंधित कौशल के विकास के लिए 2025-26 में कुशल बिजनेस चैलेंज का आयोजन हुआ, जिसमें 1,25,000 विद्यार्थियों की 23,000 टीमों ने भागीदारी की। 5 जनवरी 2026 को शीर्ष 66 टीमों को 1 लाख प्रति टीम की दर से सीड मनी प्रदान की गई। अगले वर्ष भी इस योजना को जारी रखा जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सभी 8,600 प्राथमिक सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बाल वाटिका 3 के सभी 88,434 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ अब 10 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशनरी, यूनिफॉर्म एवं स्कूल बैग भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आगामी हरियाणा दिवस 1 नवंबर 2026 तक सभी राजकीय विद्यालयों में डबल डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मैंने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मेरा संकल्प है कि वर्ष 2027-28 में एक भी राजकीय विद्यालय में एक भी बच्चा को टाट पट्टी पर नहीं बैठने दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आधुनिक तकनीक एवं उद्योगों से जुड़े कौशलों को की मजबूत नींव स्थापित करने के उद्देश्य से 50 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 15 वर्ष पूर्व बनाई गई 1065 राजकीय विद्यालयों में ICT लैब को नवीनीकृत किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, गत दिसंबर में वीर बाल दिवस के सफल आयोजन से उपजी बलिदान की भावना से प्रेरित होकर 6 करोड़ रुपए की लागत से वीर बाल मेमोरियल इनिशिएटिव योजना शुरू करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, किसी विद्यार्थी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिवार को 5 लाख और दिव्यांगता होने पर 3 लाख की राशि दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, सुपर 100 योजना में पिछले 5 वर्षों में 267 विद्यार्थियों ने प्रतिष्ठित संस्थानों जैसी IIT, NIT एवं मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लिया था। हाल ही में घोषित JEE मेन परीक्षा परिणामों में हमारे 314 विद्यार्थियों में से 227 ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इस योजना में वर्तमान में संचालित
400 सीटों की संख्या को बढ़ाकर 500 किए जाने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में स्थानीय स्तर पर अधिक वेतन वाली नौकरियों के अवसर सृजित करने हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा 2026-27 से भविष्य केंद्रित इंडस्ट्री अलाइनेड और इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक प्रोग्राम्स को संचालित किया जाएगा, जिसमें पर्यावरणीय इंजीनियरिंग, साइबर फोरेंसिक्स और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, शुगर टेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव इंजीनियर शामिल होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु उन्हें पेटेंट पंजीकरण शुल्क की 50,000 तक की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, गांव मऊ, लोकरी गुरुग्राम, गांव खेड़ी, तलवाना महेंद्रगढ़ और नारायणगढ़ अंबाला और कवि पानीपत में 4 नए राजकीय बहुतकनीक संस्थान स्थापित करने हेतु इस वित्त वर्ष के लिए मेरा 55 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, सभी 38 राजकीय पॉलिटेक्निक और 5 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 32 करोड़ रुपए की लागत से नई मशीनरी और प्रयोगशाला उपकरण खरीदे जाएंगे। 118 करोड़ रुपए की लागत से पक्का करवाया जा चुका है। शेष कच्ची फिरनियों के कार्य को पूरा किया जाएगा। अभिनव पायलट परियोजना के नाम से ग्राम पंचायत की भूमि पर सोलर फार्म स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है। इस सोलर परियोजना से उत्पन्न बिजली ग्राम पंचायत के निवासियों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। लोगों के बिलों में कमी आएगी और ग्राम पंचायत के लिए आय का एक नया स्रोत भी बन पाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, ब्रज की 84 कोस यात्रा भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। पलवल जिले में इसका 37 किलोमीटर मार्ग निकलता है। 10 करोड़ रुपए की लागत से इस मार्ग पर शेड, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण और पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा सड़क के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए केडीबी की तर्ज पर एक विशेष कमेटी बनाई जाने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, चालू वित्त वर्ष में 983 अटल पुस्तकालय तथा 415 इंडोर जिम तैयार किया जा चुका है। 24 दिसंबर 2025 को अटल सुशासन दिवस के उपलक्ष्य पर माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा 250 अटल पुस्तकालयों का उद्घाटन किया गया। आने वाले अटल सुशासन दिवस पर 1000 नए अटल पुस्तकालयों के लोकार्पण का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों की भूमि का एक निश्चित हिस्सा जैविक प्राकृतिक खेती के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। पिछले बजट में 2200 अमृत सरोवर बनाने की घोषणा अनुसार अब तक 724 तालाबों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 986 तालाबों का कार्य प्रगति पर है। शेष तालाबों का कार्य अगले वर्ष में किया जाएगा। 2 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश के सभी गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल गांव में परिवर्तित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने हाल ही में मनरेगा और प्रभावी बनाते हुए इस योजना को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी नाम से शुरू किया है। हरियाणा में हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन की मजदूरी आधारित रोजगार गारंटी हेतु मैंने 610 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, श्यामलात भूमि में से स्वयं सहायता समूहों को 500 वर्ग गज तक भूमि डेयरी बनाने के लिए लीज पर देने का प्रावधान मैंने किया है। लीज पर दर सालाना 10 रुपए प्रति वर्ग गज वो होगी। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में 5 लाख संभावित लखपति दीदी चुनने के लक्ष्य में से 4,83,361 महिलाओं की पहचान कर ली गई है। अगले वर्ष 3 लाख और लखपति दीदी बनाने का मेरा प्रस्ताव है। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के हेतु
प्रत्येक ब्लॉक में एक आधुनिक ग्राम हाट की स्थापना की जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 20,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को कौशल रोज प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार एवं सब रोजगार के अवसर से जोड़ने का मेरा प्रस्ताव है। हरियाणा ग्राम श्यामलात भूमि विनियमन अधिनियमन 1961 में 12 दिसंबर 2024 को संशोधित कर यह प्रावधान किया है कि जिन ग्रामवासियों ने 31 मार्च 2004 को उससे पूर्व 500 वर्ग गज तक की पंचायती भूमि पर अपने मकान बना रखे हैं, वे सरकार द्वारा निर्धारित बाजार दर का भुगतान कर उसको भूमि खरीद कर अपने घरों का स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 7,083.17 करोड़ को 22.88% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 8,703.75 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, शहरी स्थानीय निकाय पंचायती राज के उपरोक्त प्रावधान की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी नगर निकायों की भूमि पर अतिक्रमित रिहायशी कब्जाधारियों को कानूनी मालिकाना हक प्रदान करने के लिए एक नई नीति लाई जाएगी। आज शहरों में 41,70,449 संपत्ति धारकों द्वारा संपत्ति कर तथा उस पर बकाया ब्याज राशि दी जानी बाकी है। 31 मार्च 2025 तक के बकाया ब्याज पर 100% छूट देने का मेरा प्रस्ताव है। सभी आवासीय संपत्तियों पर 1 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से पानी का निःशुल्क शुल्क लिया जाता है। अब 500 वर्ग गज तक के मीटर्ड आवासीय संपत्तियों को 10 किलोलीटर प्रति माह तक निःशुल्क जल उपलब्ध कराया जाएगा। इससे लगभग 23 लाख घरों को 28 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, पानी व सीवर के बिलों पर लगभग 140 करोड़ रुपए का सरचार्ज बकाया है। वर्ष 2026-27 में इस सारे सरचार्ज को माफ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में नगर निकायों के पास अपना कोई भी विशिष्ट स्वर्गरोहिणी वाहन उपलब्ध नहीं है। राज्य के सभी 87 नगर निकायों में 145 स्वर्गरोहिणी वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। हिसार, यमुनानगर, रोहतक, पानीपत, अंबाला में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। नगर निगम हिसार में यह कार्य 30 सितंबर 2026 तक आवंटित कर दिया जाएगा तथा बाकी शहरों में यह कार्य 31 जनवरी 2027 तक आवंटित कर दिया जाएगा। सभी शहरों के सभी पार्कों, ग्रीन बेल्टों और मुख्य सड़कों के किनारों पर बड़े स्तर पर पौधरोपण हेतु 100 करोड़ रुपए का अर्बन ग्रीन फंड स्थापित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर तथा जींद, हिसार, फतेहाबाद क्लस्टर एवं अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर क्लस्टर में 25 मेगावाट क्षमता के कुल मिलाकर 5 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय विभाग में सीएलयू के मामलों में ईडीसी लगाने की प्रक्रिया नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से ज्यादा कठिन है। इसे आसान करके ग्राम आयोजन विभाग की तर्ज पर किया जाएगा। आवश्यक कार्यों को तुरंत करवाने हेतु पार्षद आपातकालीन फंड स्थापित किया जाएगा। नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पालिका के पार्षदों को प्रति वर्ष क्रमशः 6 लाख, 3 लाख तथा 1,50,000 रुपए की राशि के आवश्यक जन कार्यों को स्वीकृति करने की शक्तियां दी जाएंगी। वर्ष 2011 की अधिसूचना के अनुसार सभी फैक्ट्रियों एवं मिलों पर उनके कुल प्लांट एरिया पर 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से गार्बेज यूजर चार्ज लगता है। अब से जो औद्योगिक इकाइयां अपने परिसर में उत्पन्न कचरे का इन हाउस प्रोसेसिंग एवं वैज्ञानिक
निस्तारण स्वयं करेंगी, उनसे कोई गार्बेज यूजर चार्ज नहीं लिया जाएगा। शेष सभी औद्योगिक इकाइयों पर गार्बेज यूजर चार्ज प्लांट एरिया के साथ पर केवल कवड़ क्षेत्रफल के आधार पर ही लिया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में गुरुग्राम में सोहना चौक पर मल्टी लेवल पार्किंग जनता को समर्पित की जा चुकी है। रोहतक में निर्माणाधीन मल्टी लेवल पार्किंग को पूरा किया जाएगा। हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा पलवल में एक एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी। वर्ष 2025-26 में शहरी जल निकासी हेतु 100 करोड़ की राशि से अर्बन ड्रेनेज फंड स्थापित किया जाएगा। इस फंड के अंतर्गत केवल 5 नगर निकायों द्वारा लगभग 20 करोड़ से अनुमान प्राप्त हुए हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से ये अनुरोध भी करता हूं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से विस्तृत प्रस्ताव हमें शीघ्र भिजवाएं। अगले वर्ष इस फंड को 100 करोड़ से बढ़ाकर 150 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। पिछले बजट में विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए पार्कों में आवश्यक सुविधाएं देने की घोषणा अनुरूप पटौदी जटौली मंडी में यह कर दिया गया है। 13 अन्य शहरों में कार्य चल रहा है तथा शेष नगर निकायों में इन्हें दिनांक 31 मार्च 2027 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 5073.37 करोड़ को 23.01% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 6240.97 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, विनियमन अधिनियमन 1961 में 12 दिसंबर 2024 को संशोधित कर यह प्रावधान किया है कि जिन ग्राम वासियों ने 31 मार्च 2004 को उससे पूर्व 500 वर्ग गज तक की पंचायती भूमि पर अपने मकान बना रखे हैं, वे सरकार द्वारा निर्धारित बाजार दर का भुगतान कर उसको भूमि खरीद कर अपने घरों का स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 7083.17 करोड़ को 22.88% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 8703.75 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, शहरी स्थानीय निकाय पंचायती राज के उपरोक्त प्रावधान की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी नगर निकायों की भूमि पर अतिक्रमित रिहायशी कब्जाधारियों को कानूनी मालिकाना हक प्रदान करने के लिए एक नई नीति लाई जाएगी। आज शहरों में 41,70,449 संपत्ति धारकों द्वारा संपत्ति कर तथा उस पर बकाया ब्याज राशि की दी जानी बाकी है। 31 मार्च 2025 तक के बकाया ब्याज पर 100% छूट देने का मेरा प्रस्ताव है। सभी आवासीय संपत्तियों पर 1 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से पानी का निःशुल्क शुल्क लिया जाता है। अब 500 वर्ग गज तक के मीटर्ड आवासीय संपत्तियों को 10 किलोलीटर प्रति माह तक निःशुल्क जल उपलब्ध कराया जाएगा। इससे लगभग 23 लाख घरों को 28 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, पानी व सीवर के बिलों पर लगभग 140 करोड़ रुपए का सरचार्ज बकाया है। वर्ष 2026-27 में इस सारे सरचार्ज को माफ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में नगर निकायों के पास अपना कोई भी विशिष्ट स्वर्ग रोहिणी वाहन उपलब्ध नहीं है। राज्य के सभी 87 नगर निकायों में 145 स्वर्ग रोहिणी वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। हिसार, यमुनानगर, रोहतक, पानीपत, अंबाला में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। नगर निगम हिसार में यह कार्य 30 सितंबर 2026 तक आवंटित कर दिया जाएगा तथा बाकी शहरों में यह कार्य 31 जनवरी 2027 तक आवंटित कर दिया जाएगा। सभी शहरों के सभी पार्कों, ग्रीन बेल्टों
और मुख्य सड़कों के किनारों पर बड़े स्तर पर पौधरोपण हेतु 100 करोड़ रुपए का अर्बन ग्रीन फंड स्थापित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर तथा जींद, हिसार, फतेहाबाद क्लस्टर एवं अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर क्लस्टर में 25 मेगावाट क्षमता के कुल मिलाकर 5 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय विभाग में सीएलयू के मामलों में ईडीसी लगाने की प्रक्रिया नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से ज्यादा कठिन है। इसे आसान करके ग्राम आयोजन विभाग की तर्ज पर किया जाएगा। आवश्यक कार्यों को तुरंत करवाने हेतु पार्षद आपातकालीन फंड स्थापित किया जाएगा। नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पालिका के पार्षदों को प्रति वर्ष क्रमशः 6 लाख, 3 लाख तथा 1,50,000 रुपए की राशि के आवश्यक जन कार्यों को स्वीकृति करने की शक्तियां दी जाएंगी। वर्ष 2011 की अधिसूचना के अनुसार सभी फैक्ट्रियों एवं मिलों पर उनके कुल प्लांट एरिया पर 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से गार्बेज यूजर चार्ज लगता है। अब से जो औद्योगिक इकाइयां अपने परिसर में उत्पन्न कचरे का इन हाउस प्रोसेसिंग एवं वैज्ञानिक निस्तारण स्वयं करेंगी, उनसे कोई गार्बेज यूजर चार्ज नहीं लिया जाएगा। शेष सभी औद्योगिक इकाइयों पर गार्बेज यूजर चार्ज प्लांट एरिया के साथ पर केवल कवड़ क्षेत्रफल के आधार पर ही लिया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में गुरुग्राम में सोहना चौक पर मल्टी लेवल पार्किंग जनता को समर्पित की जा चुकी है। रोहतक में निर्माणाधीन मल्टी लेवल पार्किंग को पूरा किया जाएगा। हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा पलवल में एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी। वर्ष 2025-26 में शहरी जल निकासी हेतु 100 करोड़ की राशि से अर्बन ड्रेनेज फंड स्थापित किया जाएगा। इस फंड के अंतर्गत केवल 5 नगर निकायों द्वारा लगभग 20 करोड़ से अनुमान प्राप्त हुए हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह अनुरोध भी करता हूं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से विस्तृत प्रस्ताव हमें शीघ्र भिजवाएं। अगले वर्ष इस फंड को 100 करोड़ से बढ़ाकर 150 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। पिछले बजट में विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए पार्कों में आवश्यक सुविधाएं देने की घोषणा अनुरूप पटौदी, जटौली मंडी में यह कर दिया गया है। 13 अन्य शहरों में कार्य चल रहा है तथा शेष नगर निकायों में इन्हें दिनांक 31 मार्च 2027 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 5,073.37 करोड़ को 23.01% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 6,240.97 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री सुभाष सुधा पूर्व मंत्री हरियाणा, श्री रामचंद्र कंबोज पूर्व विधायक एवं श्री लहरी सिंह पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। ये सदन उनका स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, सदन की कार्रवाई उपरांत आज सेरेमोनियल गेट पर होली मिलन समारोह कार्यक्रम में सभी माननीय सदस्यगण, प्रशासनिक अधिकारीगण एवं मीडिया कर्मी आमंत्रित हैं। माननीय अध्यक्ष जी, नगर एवं ग्राम नियोजन वित्त वर्ष 2025-26 में विभाग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा विभिन्न मेट्रो प्राधिकरणों को ईडीसी से 3,200 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्रदान की है। वर्ष 2026-27 में ईडीसी से 4,000 करोड़ तथा आईडीसी से 1,200 करोड़ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला और हिसार के विकास प्राधिकरणों के विकास कार्यों के लिए देने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, अगले वर्ष गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण जीएमडीए का बजट 3,555 करोड़ है। सड़क अवसंरचना के लिए 1,263 करोड़ रुपए तथा
जल आपूर्ति, सीवरेज एवं ड्रेनेज परियोजना के लिए 1477 करोड़ की अनुमानित लागत के कार्य किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अगले वर्ष पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण पीएमडीए का बजट 829 करोड़ है। सेक्टर 23 से NH 7 की ओर जाने वाली बाहरी सड़क के लिए 30 करोड़ की लागत से नाडा चौक में HL पुल सहित दूसरी लेन का निर्माण किया जाएगा। यह कार्य इस वर्ष में ही शुरू किया जाएगा। पिंजौर कालका शहरी परिसर के सेक्टर 2, 3, 4 और 5 के बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बुर्ज कोटियां और HMT क्लब के पास NH 5 पर 2 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 80 करोड़ रुपए है। माननीय अध्यक्ष जी, यह सर्वविदित है कि गुरुग्राम में आज सैकड़ों ऐसी लाइसेंस कॉलोनियां आबाद हैं जिनमें आने जाने के लिए कहीं पर सिर्फ 2 क्रम और कहीं पर सिर्फ 4 क्रम के रास्ते हैं। लाखों परिवार इस समस्या से पीड़ित हैं। मैंने संकल्प लिया है कि इस समस्या का एक पुख्ता हल वर्ष 2026-27 में निकाला जाएगा। यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि ऐसी सैकड़ों कॉलोनियों को लाइसेंस कैसे दिए गए। गुरुग्राम के मास्टर प्लान 2001 के तहत जो लाइसेंस दिए गए उनमें से ऐसी कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि HSVP सभी सेक्टरों के आंतरिक 18 मीटर की सड़कें भूमि अधिग्रहण करके बनाता था। वर्ष 2007 में मास्टर प्लान 2021 लागू किया गया। उसके बाद से HSVP द्वारा 24 मीटर चौड़ी किसी भी सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया तथा न ही सरकार द्वारा इन सड़कों हेतु भूमि अधिग्रहण की लागत को निजी कॉलोनियों के लाइसेंस लेने वाले बिल्डरों से देय EDC की राशि में शामिल किया गया। यह तत्कालीन सरकार के मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा निर्णय क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि आज इसी कारण से सेक्टर 58 से सेक्टर 115 में बसी सैकड़ों कॉलोनियां 24 मीटर की सड़कों से अप्रोच लेने के लिए मोहताज हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2016 में आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने इस समस्या के हल के लिए TDR पॉलिसी लागू की। जब इस पॉलिसी का बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिला तो वर्ष 2021 में एक संशोधित TDR पॉलिसी लागू की गई, जिसके तहत अब तक 140 एकड़ जमीन ही मिल पाई है। इन 24 मीटर की सड़कों के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इस पर होने वाले खर्च की भरपाई संबंधित बिल्डरों से की जाएगी। गुरुग्राम में लगभग एक दशक से लंबित ग्रेटर सर्दन फेरीफेल रोड परियोजना को हमने पुनर्जीवित किया है। 14 गांवों में फैली लगभग 671 एकड़ भूमि अधिसूचित की जा चुकी है और शीघ्र ही अवार्ड घोषित किया जाएगा। लगभग 21 किलोमीटर लंबी यह सड़क सेक्टर 58 से मानेसर तथा विकसित होकर नए गुरुग्राम के लिए बाहरी रिंग रोड का कार्य करेगी। फरीदाबाद के नहर पार क्षेत्र में शेष बची हुई लगभग 260 किलोमीटर लंबी सेक्टर डिवाइडिंग मास्टर सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, कुछ और चुनिंदा प्रस्ताव में इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में नए जेवर एयरपोर्ट के बनने से फरीदाबाद के विकास की अपार संभावनाएं बनी हैं। इस क्षेत्र को एक विशेष ग्लोबल ग्रोथ जोन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए फरीदाबाद और पलवल के 12,800 हेक्टेयर के क्षेत्र को विकास हेतु नियोजित किया जाएगा। साथ ही गुरुग्राम तथा सोहना के बीच के क्षेत्र के लिए विकास योजना भी तैयार की जाएगी। पलवल, पृथला तथा गोहाना के मास्टर प्लान परिप्रेक्ष्य वर्ष 2041 के लिए प्रकाशित की जाएगी। बहोली 2031, हथीन 2031 और तथा रतिया 2041 की प्रारूप विकास योजनाएं भी प्रकाशित की जाएंगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा ई भूमि पोर्टल के माध्यम से राज्य के 71 शहरों के 849 सेक्टरों के विकास हेतु लगभग 1,67,000 एकड़ भूमि की खरीद पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इनमें गरौंडा, लाडवा, पेहवा, पृथला, रायपुर रानी, टोहाना, बेरी, मटलौडा, इंद्री, फिरोजपुर झिरका, हथी